जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 परमाणु। हमारा सिलेबस तकरीबन अब खत्म होने वाला है। चैप्टर 11 फिनिश हुआ, एक ही क्लास में मैंने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। वही क्लास बस देख लेना। अगर बोर्ड एग्जाम बस की तैयारी करना है तो वो क्लास सफिशियंट है। वहां से पूरा का पूरा क्वेश्चंस मैंने कवर करा रखा है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेम वैसे चैप्टर नंबर 12 और 13 करेंगे, इसकी भी मुश्किल से 1 या 2 वीडियोस आएंगी, उसके बाद हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 परमाणु। परमाणु सबसे पहले समझते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु के संबंध में अभी तक कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है। तो सबसे पहले आए थे महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? थ्योरी अगर इसका लिखना होगा तो लिख लेना। परमाणु, परमाणु क्या है? कणाद के अनुसार ना, महर्षि लिख देता हूं सीधा, तो वैज्ञानिक को अलग अलग दर्शा दो। महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लिख लोगे? देखो, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब परमाणु से मिलकर बनी। ठीक, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसी को हमने क्या कहा? परमाणु। जैसे मार्कर हो गया, ये भी एक प्रकार का परमाणु। अगर इसको छोटा छोटा करोगे तो हम नहीं कर सकते। कितना बारीक कर पाओगे इसको? एक स्थिति ऐसे आएगा कि वो हमें दिखाई तक नहीं देगा, लेकिन वो वास्तव में तो है। दिखाई भले मत दे, लेकिन वो है। उसके और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते, इसी को क्या कहे? परमाणु। समझ में आया? उसके बाद आया था डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ऐसे लिख लो सीधा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो अब डाल्टन ने क्या कहा था? इन्होंने ये नियम दिया था 1803 में ना, 1803 ईस्वी में, याद रखना। इनके अनुसार क्या होगा? जो परमाणु हैं, परमाणु छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना है। ठीक, इनके अनुसार क्या है? परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। परमाणु नहीं, परमाणु नहीं, उसी को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। परमाणु नहीं होगा ना, यहां पदार्थ कर लो। प्रत्येक पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। समझ में आया? दो थ्योरी क्लियर हुआ। सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते। दूसरा, डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन ने क्या कहा? हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ है, वो एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसी को क्या कहे? परमाणु। समझ में आ गया? जैसे मार्कर पेन हुआ, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है? परमाणु। इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में आप नहीं काट सकते, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक, क्लियर? अब आएगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहां से पूरा का पूरा पीवाईक्यू से स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी इस क्लास में होगा पूरा का पूरा क्वेश्चंस एक ना एक बार पेपर में आ चुका है, और एक ही बार नहीं, कई बार आया है, क्योंकि यहां से ज्यादा थ्योरी हमारे पास है नहीं। सिलेबस अभी चेंज हुआ नहीं है, तो 6-7 साल से वही थ्योरी पूछेंगे, 7-8 थ्योरी में।
और वो भी 3-3 सेट में, तो रिपीट तो होना बनता है। ये रहा थॉमसन का परमाणु मॉडल, मैंने एक जगह लिख दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना प्रॉपर ना। देखो हो गया। चलो, थॉमसन का परमाणु मॉडल 1898 में दिए थे। इनके अभिग्रहित निम्न है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभिग्रहित बताना है। ये पूरा अभिग्रहित सेम लिखोगे, 3-4 नंबर में थ्योरी आएगा, तो इतना बताना पड़ेगा। परमाणु तरबूज के समान 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का धनावेश होता है। सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूं। ये होता है, इसको हम एक तरबूज के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, इसको एक तरबूज के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे तरबूज में पूरा लाल हिस्सा रहता है ना, पूरा हिस्सा लाल रहता है, लेकिन उसमें काले काले बीज भी रहते हैं। काले काले बीज रहते हैं, तो उन्हीं कालों, जो काले बीज है, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। तुलना कर रहे हैं। ठीक, रदरफोर्ड, थॉमसन थॉमसन ने जो अपना मॉडल बताया था, तरबूज के आधार पर बता दिए थे। एग्जाम्पल दिया था तरबूज का, कि तरबूज के आधार पर हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तरबूज एक समान रूप से होगा, जो लाल वाला भाग है वो भी पूरे समान रूप से फैला रहता है, और जो बीज है वो भी होगा। तो जो काले काले बीज है, ये काले बीज क्या होता है हमारा, निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन। जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और जो पूरा लाल वाला हिस्सा है, ये क्या है हमारा, धनावेश, प्रोटॉन। समझ में आया। इसे तरबूज के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। तरबूज में जिस प्रकार से पूरा लाल वाला हिस्सा रहता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, धनावेश। और जो काले बीज है फैले रहते हैं, तो उन काले बीजों को क्या कहते हैं, ऋणावेश। थ्योरी में देखो, पहला, परमाणु तरबूज के समान 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का धनावेश होता है। ये तो हमने जो थ्योरी पढ़ा वो सिंपल 8-9 क्लास में पढ़े थे, वैसा हुआ। लिखने के लिए पॉसिबल नहीं है, यहां बताना पड़ेगा। तो परमाणु क्या है, तरबूज के समान 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का धनावेश गोला है। ये समझ में आया। जो तरबूज है इसका आकार कितना बता दिया, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, दूसरा, इस धनावेशित गोले में परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान, धनावेश और द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है, यानी कि फैला होता है। इस परमाणु में यानी कि गोला में, कौन से आखिर में है बोल दिया, गोले का। ठीक, परमाणु तरबूज के समान 10 की पावर -10 त्रिज्या का धनावेश होता है, मतलब गोलाकारी है। ठीक, देखे हो ना तरबूज को, नहीं देखे हो तो देख लेना। आया। इसका आकार कितना बताए, 10 की पावर -10 मीटर। ये मीटर क्या है, त्रिज्या। ठीक, दूसरा पॉइंट क्लियर। अब जो धनावेश और द्रव्यमान है पूरे पृष्ठ पर, यानी कि पूरे उसके अंदर क्षेत्रफल पर समान रूप से फैला हुआ है। तीसरा, इस गोले के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इसको समझ में आ गया। इस गोले के अंदर जगह जगह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। जो काले बीज है वही इलेक्ट्रॉन कहलाए। जैसे तरबूज में बीज, देखो लिख भी दिए हैं एग्जाम्पल में, जैसे तरबूज में बीज आया, तरबूज में बीज है, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी कि इनका कुल ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी मात्रा में होती है कि संपूर्ण ऋणावेश, कुल ऋणावेश परमाणु के धनावेश के बराबर होता है, परमाणु के धनावेश के बराबर होता है। तभी तो परमाणु उदासीन होगा क्या, परमाणु हमेशा क्या रहता है, उदासीन। तो जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। तो जो ये पूरा पृष्ठ है समान रूप से फैला है, इसको हमने क्या बोला, पूरा धनावेश, धनावेश। और जो बीज है, इन बीजों को हमने क्या कहा, ऋणावेश। तो ऋणावेश की संख्या यानी कि बीजों की संख्या इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी परमाणु उदासीन रह पाएगा। समझ में आया। इसका दोष देखो, दोष में क्या है, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी।
ठीक, याद रखना। इसके दोष क्या है? पहला, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाया। तीसरा, अल्फा कांड के प्रकीर्णन की भी व्याख्या नहीं कर पाया, इसीलिए ये नियम क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब इसकी कमियों को दूर करने के लिए कोई अगला वैज्ञानिक आएंगे। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक आए वो थे रदरफोर्ड। समझ में आया? हर एक एक वैज्ञानिक आते जाएंगे, अपना अपना सिद्धांत देते चलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो सिद्धांत हर जगह लागू हो। वो क्या होगा? विफल होते जाएगा, उनमें कुछ कमियां पाई जाएगी। उन कमियों को दूर करने के लिए नए वैज्ञानिक आते जाएंगे। तो वैसे ही थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था इस आधार पर, जो धन आवेग एक तरबूज के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसका आकार -10 मीटर त्रिज्या का होता है। साथ में जो धन हमेशा समान रूप से फैला रहता है, और जो बीज है मतलब इलेक्ट्रॉन बीजों की तरह फैले रहते हैं, दोनों का मान बराबर रहना चाहिए ताकि उदासीन रहे, ये बता दिए। लेकिन पूरी तरह से सब तरफ से फिक्स नहीं हुआ, इसमें कुछ ना कुछ कमियां पाई जाएगी। इन्हें हमने क्या कहा? दोष। तो ये 3 प्रकार से दोष है। अब इनमें दोष पाया गया, तो इन कमियों को पूरा करने के लिए रदरफोर्ड अब दूसरा वैज्ञानिक आएंगे, वो अपना मत देंगे कि इस प्रकार से होगा करके, लेकिन वो भी पूरा थोड़ी ना सफल हो, उनमें भी कुछ कमियां पाई जाएंगी। फिर उसको दूर करने के लिए और वैज्ञानिक आए। इन्हीं के बारे में बस जानना है। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट लेने बोला था, हो गया। नेक्स्ट थ्योरी। नहीं था, चलो समझना एक बार। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग 1911 में आए थे। तो इन्होंने क्या किया? सोने की अत्यंत महीन पन्नी पर, सोने की अत्यंत महीन पन्नी पर अल्फा कणों की तेज बौछार किया, इसीलिए बोला गया रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण समझाने के लिए की, समझ में आया? सोने की अत्यंत महीन पन्नी पर अल्फा कणों की क्या किया? तेज बौछार किया। इन्होंने अपना प्रयोग किया सन 1911 में। अब इसके अभिगत समझते हैं, मतलब इन्होंने प्रेक्षण और निष्कर्ष दिया। सबसे पहले प्रयोग करेंगे, प्रयोग के बाद कुछ निष्कर्ष आएगा, उन्हीं को बोले प्रेक्षण और निष्कर्ष। पेपर में प्रेक्षण और निष्कर्ष निकालने के लिए आता है। सबसे पहले समझते हैं, इसको पिछले क्लासों में और पढ़कर आए हो। देखो, एक कण क्या हुआ है? सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल चुका है, निकल गया। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। समझ में आया? अधिकांश अल्फा कण क्या हुए? स्वर्ण पत्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। देखो, ये कण क्या है? बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। ये प्रयोग हुआ। इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले? परमाणु में जो अधिकतर स्थान है वो क्या है? खाली है। समझ में आया पहला पॉइंट? अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब परमाणु में अधिकतर स्थान क्या है? खाली है। क्लियर हुआ? लिख लोगे इसको? मैं पॉइंट्स बता देता हूं। पहला में यही लिखेंगे, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अर्थात परमाणु में अधिकतर स्थान क्या है?
खाली है, या परमाणु का अधिकतर स्थान खाली है। क्लियर हुआ पहला। दूसरा जो ऊपर बताया वो प्रेक्षण है ना, नीचे अभी एक और लाइन बताया वो निष्कर्ष है। उसके बाद कुछ अल्फा कण देखो क्या हो चुका है, विचलित हो गया। इसको जाना था एकदम सीधा इस तरह से, लेकिन गया क्या, ये क्या हो गया यहां से विचलित, विचलित हुआ। तो ये तो विचलित 90 डिग्री पर भी हो सकता था इस तरह से, और अभी क्या हुआ 90 डिग्री से ज्यादा पर हो गया ना, यहां से अधिक कोण बन गया। समझ में आया। सेम वैसे ये वाला कण भी इधर जाना, लेकिन ये तो मुड़ गया, विचलित हो गया। तो ये भी यहां से 90 डिग्री पर हो सकता है, ये भी 90 डिग्री से क्या है ज्यादा, ज्यादा या अधिक कोण नजर नहीं रहा है। समझ में आया। तो कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण क्या होंगे 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक के कोण पर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। समझ में आया। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक कोण पर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर मध्य भाग में, मध्य भाग में धनावेश की संख्या क्या है, अधिक है। समझ में आया। दो निष्कर्ष क्लियर हुआ। एक में हमने जाना जो कण है कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब अधिकतर स्थान क्या है, खाली है। दूसरा क्या जाने, कुछ अल्फा कण विचलित हो गए 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर। इसका मतलब क्या है, परमाणु के मध्य भाग में धनावेश भाग क्या है, बहुत ही ज्यादा है, अधिक है। क्लियर हुआ। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा इतना बस लिख देता हूं। एक में क्या हुआ, सीधे निकल गए, और दूसरा में क्या हो गया, विचलित हो गया। कितना डिग्री पर, 90 और या तो 90 या अधिक पर। समझ में आया। तीसरा पॉइंट, बहुत ही कम कण, बहुत ही कम कण, इसको लगभग 20,000 में एक, लगभग 20,000 में एक कण, 20,000 में सिर्फ एक कण हो सकता है। क्या होंगे, नाभिक से टकराकर, नाभिक से टकराकर, नाभिक तो केंद्र में ही रहेगा, तो नाभिक से टकराकर क्या हो जाता है, अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। समझ में आया। तीसरा पॉइंट, लगभग बहुत ही कम कण, बहुत ही कम कण, लगभग 20,000 में से एक अपने पथ पर वापस लौट जाती है, अपने पथ पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब क्या है, परमाणु के आयतन की तुलना में, परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आकार क्या है, बहुत ही छोटा। तभी तो एक ही 20,000 में से एक ही कण वापस आया ना। समझ में आया। अगर नाभिक का आकार, यहां से अल्फा कणों की तेज बौछार कर रहे हो, मान लो नाभिक का आकार इतना बड़ा रह जाता तो यहां से टकराकर बहुत सारे कण वापस हो जाते, लेकिन अभी क्या है, नाभिक का आकार बहुत ही छोटा, इसलिए कुछ कण ही हो सकते हैं जो इससे टकराए और वापस आए। समझ में आया। जैसे ये हमने एक पॉइंट ले लिया छोटा सा नाभिक, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से बहुत सारे कणों की बौछार कर रहे हैं, तो बताओ सब के सब टकराकर वापस आएगा क्या, आ सकता है, नहीं आएगा। एक आध कण ही होगा जो क्या होगा, इससे टकरा पाएगा और वापस आ पाएगा, क्योंकि नाभिक का आकार क्या है, बहुत ही छोटा। समझ में आया। तीनों पॉइंट क्लियर। ये था इनका थ्योरी और सिद्धांत, मतलब प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष। क्लियर हुआ। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहले क्या जाने, अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ, सीधे निकल जाते हैं, इसका मतलब परमाणु का अधिकतर स्थान क्या है, खाली है। दूसरा क्या जाने, कुछ कण क्या होते हैं 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विचलित हो जाते हैं, इसका मतलब धनावेश भाग क्या है, अधिक है। तीसरा क्या जाने, बहुत ही कम कण, बहुत ही कम कण, लगभग 20,000 में से एक कण अपने पथ पर वापस लौट जाती है, कहां से टकराकर, नाभिक से। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आकार क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। अगर बड़ा रहता तो ज्यादा कण टकरा जाते। समझ में आया। ये था इनका पूरा का पूरा थ्योरी। 3 चौथा एक थ्योरी है, वैसे 3 ही थ्योरी अभी तक पढ़े थे ना, चौथा एक नया है। एकांक समय में प्रकीर्णित,
एकांक समय में प्रकीर्णित जो अल्फा कण की संख्या है n मान लो, एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या हमने क्या मान दिया, अल्फा कण प्रकीर्णन करवा रहे हो, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, तो हमने क्या मान लिया, एकांक समय में प्रकीर्णित कण। क्लियर हुआ? एकांक समय में प्रकीर्णित कण, एकांक समय में प्रकीर्णित कण उसकी स्पर्श ज्या के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा पॉइंट समझ में आया? 20,000 में से एक कण ना क्या हुआ था, वापस लौट गया था, नाभिक से टकराकर अपने पथ पर वापस। चौथा हमने क्या जाना, एकांक समय में, एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या, एकांक समय में प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या स्पर्श ज्या के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? क्लियर चारों थ्योरी? बस इतना ही लिखना रहेगा पेपर में भी, 3 नंबर से ज्यादा यहां से आएगा नहीं, एक ही थ्योरी आएगा पेपर में, उसको बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे नोट कर लेना। यहां समझना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अभिगृहित, अभिगृहित देखो, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र पर स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये हो गया हमारा एक परमाणु। तो सभी द्रव्यमान, जितना भी द्रव्यमान है और जितना भी धनावेश है उसके छोट केंद्र पर बहुत ही छोटे से भाग में केंद्रित होते हैं। इसी छोटे से भाग को हमने क्या कहा, नाभिक। समझ में आया? परमाणु, किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश भाग इसके केंद्र पर एक बहुत ही सूक्ष्म भाग में केंद्रित होते हैं। इसी सूक्ष्म भाग को हमने क्या कहा, नाभिक। थ्योरी वही लिख दिए, देखो, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र पर स्थित होता है, इसे हमने क्या कहा, नाभिक कहा, शॉर्ट में थ्योरी में। क्लियर? दूसरा, नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर के क्रम का और परमाणु का आकार 10 की पावर -10 मीटर का। आया? नाभिक का आकार क्या माने, 10 की पावर -10 मीटर, सॉरी 10 की पावर -15 मीटर, और नाभिक का आकार क्या है, 10 की पावर -10 परमाणु का आकार है। ये नाभिक का आकार और ये परमाणु का आकार। देखो, जो नाभिक है परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा है, पूरा 10 की पावर, ये -15 और ये 10 की पावर -10। आया? 5 का अंतर हो गया ना। माइनस में तो संख्या जो बड़ी होगी वही छोटी होगी, तो परमाणु का आकार क्या है, बहुत ही बड़ा। किसकी तुलना में, नाभिक की तुलना में। नाभिक की तुलना में परमाणु का आकार क्या है, बड़ा। या ऐसे बोल सकते हो, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में क्या है, बहुत ही क्या होगा, छोटा। ठीक, क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर, परमाणु का आकार 10 की पावर -10 मीटर है, जो परमाणु की जो नाभिक की तुलना में क्या है, बहुत ही, सॉरी, परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा है, सही तो है? इसीलिए परमाणु का अधिकतर स्थान क्या रहता है, खाली। देखो, ये पूरा का पूरा बीच वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि इसका आकार इतना है, इसका आकार इतना, तो बीच वाला हिस्सा खाली हो गया ना। समझ में आया? तीसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ये तो पहले भी पढ़ रखे हैं, जैसे प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसको नहीं बताऊंगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसको अभी और पढ़े थे। धनावेश की संख्या किसके बराबर होगी, ऋणावेश, तभी तो परमाणु उदासीन हो पाएगा। और वही लिखे हैं, तभी परमाणु क्या होता है, विद्युत रूपेण उदासीन होता है। समझ में आया? पांचवा, नाभिक में धनावेश किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण। छठवा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। देखो, ये हो गया हमारा नाभिक, और चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन।
परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर मान लो इस पर क्या चार्ज, नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन पर, तो दोनों प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हैं। अगर मान लो ये आकर्षण बल नहीं रहेगा तो वैसे में तो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पाएगा, गिर जाएगा। समझ में आया? इसी को कहते हैं दोष, अभी सामने पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? देखो, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश केंद्र पर होता है छोटे से भाग में, उसको क्या कहे? नाभिक कहे। लिख दिए। नाभिक का आकार 10 की पावर माइनस 15 मीटर, परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार में क्या है? बहुत ही छोटा, इसकी तुलना में बहुत ही छोटा है, इसीलिए पूरा अधिकतर स्थान क्या हो जाता है? खाली, क्योंकि ये हो गया नाभिक का आकार और ये हो गया परमाणु का आकार, तो बीच वाला स्थान क्या हो गया? पूरा खाली। समझ में आया? दूसरा पॉइंट। तीसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, ये जानते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो उसको डिटेल में बता दिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है माइनस। समझ में आया? तो परमाणु क्या बन जाएगा? उदासीन, जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। पांचवा, नाभिक में धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। अभी बताया ना, यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कैसा है? माइनस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे हैं, तो यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज। किसमें? नाभिक में। तो नाभिक पर जो प्लस चार्ज है किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण। आया? इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो आकर्षण बल से बंधे हैं। क्लियर हुआ पूरा थ्योरी? चलो अब पढ़ेंगे इसके दोष। देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। आज ये टॉपिक लास्ट है, उसके बाद खत्म करते हैं। सबसे पहले परमाणु का स्थायित्व। देखो, सबसे पहले हमने रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग जाना, उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल आया कि क्या क्या अभिक्रिया बताए थे, उसके बाद इसके दोष। समझना, इसने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, मतलब कर ही नहीं पाए। क्यों? इस मॉडल के अनुसार जानते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था? नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यह भी अभिक्रिया में जाने थे। इस मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक में देखो, जो संपूर्ण धनावेश है, संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान एक परमाणु के बीच में केंद्र पर छोटे से भाग में केंद्रित होते हैं, उसको हमने क्या कहा था? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। ये तो सही है। देखो, ये हो गया हमारा परमाणु और ये नाभिक, इसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चक्कर लगाएंगे। तो साफ है, वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं मतलब अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। तो अभिकेंद्र त्वरण होता है, किंतु त्वरित इलेक्ट्रॉन सदैव वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करती है। यानी कि त्वरित इलेक्ट्रॉन मतलब घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? त्वरित इलेक्ट्रॉन मतलब गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेंगी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वो अपनी वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या कर रही है? उत्सर्जित कर रही है, मतलब साफ है उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एक समय ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार पथ में घूमते हुए नाभिक में गिर जाएगा। देखो, यह हुआ हमारा परमाणु, यहां पर कौन है? नाभिक। समझ में आया? समस्त द्रव्यमान और धनावेश भाग नाभिक में केंद्रित होता है। और इस मॉडल में क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। अब घूम रहे हैं तो साफ है इसमें क्या होना चाहिए? अभिकेंद्र त्वरण। तो इसमें क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण होता है, अभिकेंद्र त्वरण। अब ये घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं मतलब इससे क्या निकलेगा? वैद्युत चुंबकीय तरंगे।
क्या उत्सर्जित होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित हो रहे हैं, मतलब इनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ऊर्जा क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। समझ में आया? तो अब ऊर्जा क्या हो गया? घट गया। अब ऊर्जा देखो एकदम एक साथ ही नहीं घट जाएगा, जैसे जैसे गति करते जाएंगे ऊर्जा घटते जाएगा। तो इसकी ऊर्जा घट रही है। तो देखो जब उसकी ऊर्जा घट जाएगी तो अब पूरा इसी प्रकार से चक्का लगा पाएगा क्या? वो क्या होगा? अब ऊर्जा घट गई तो इस तरह से सर्पिलाकार पथ में आते हुए क्या होगा? गिर जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ऊर्जा घटेगी और एक समय ऐसे आएगा कि उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? ऊर्जा क्या हो जाएगी? पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और समाप्त हो गया तो एक समय ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार पथ में घूमते हुए गिर जाएगा। देखो अभी बताया ना? समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित कर रहा है, तो ऊर्जा कम हो रही है। एक समय ऐसे आएगा कि पूरी की पूरी ऊर्जा क्या हो जाएगी? खत्म हो गई। पूरी ऊर्जा क्या हो गई? खत्म हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस तरह से सर्पिलाकार पथ में घूमते हुए इस नाभिक में गिर जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। क्लियर हुआ? थ्योरी याद हुआ? देखो ये चित्र उसी का है ना, ये है हमारा परमाणु का नाभिक। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चारों ओर गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चारों ओर गति कर रहे हैं। तो इससे वैद्युत चुंबकीय तरंगे निकल रहा है, ऊर्जा घट रही है, तो ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। ऊर्जा समाप्त हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार पथ में घूमते हुए क्या होगा? नाभिक में ही गिर जाएगा। थ्योरी क्लियर? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या देखो, इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये तो लाइन क्लियर हो गया। ठीक, चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति क्या होगी? बदलेगी। बताओ, एक ही दिशा इसी तरह से बस घूमेगा क्या इसी जगह? वो इस तरह से नहीं घूम सकता, इस तरह से घूमेगा ना सर्पिलाकार पथ में। तो घूमने की आवृत्ति क्या होती है? लगातार बदलती रहती है। यहां तक समझ में आया? आवृत्ति क्या होगी? बदलेगी। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी संभव आवृत्तियों की वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेंगी। समझ में आया? आवृत्ति बदल रही है, आवृत्ति बदल रही है मतलब सभी संभव आवृत्तियों की वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी क्या करेंगी? उत्सर्जित। अतः किसी परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम क्या होगा? सतत होगा। मतलब जो स्पेक्ट्रम है लगातार बदलेगी। क्लियर हुआ? सतत का मतलब लगातार। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति क्या हो रही है? चेंज हो रही है हर बार। तो सभी संभव आवृत्तियों की वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा। जैसे जैसे उसकी आवृत्ति होगी वैसे वैसे क्या होगा? उसका चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करेगा, एक ही प्रकार से नहीं करेगा। क्लियर? अतः किसी परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम भी क्या होगा? सतत होगा। किंतु हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। हर एक परमाणु क्या करता है? रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्तियों की बहुत पतली रेखाएं होती है। यह तभी संभव है जब परमाणु में केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करे? उत्सर्जित करे, ना कि आवृत्तियों की। आया? देखो समझना अब यहां से, इलेक्ट्रॉन सभी संभव आवृत्तियों की क्या कर रहा है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित कर रहा है। अतः परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम भी क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। होना चाहिए। अलग अलग आवृत्ति, अलग अलग आवृत्ति, अलग अलग वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करेगा, तो लगातार उत्सर्जित होगा, तो परमाणु भी क्या होगा? सतत होगा। ठीक, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम क्या होगा? सतत। लेकिन जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु क्या करता है? रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। हर एक परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्तियां बहुत पतली रेखाएं होती है। स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्तियों की बहुत ही पतली रेखाएं होती है। यहां तक क्लियर? अब देखो दोनों अपोजिट है, तो यह तभी संभव है जब परमाणु केवल कुछ आवृत्तियों की ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करे। समझ में आया? देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो स्पेक्ट्रम है सतत उत्सर्जित होगा। जैसे जैसे आवृत्ति बदलती जाएगी, जैसे जैसे आवृत्ति बदलती जाएगी तो सभी संभव आवृत्तियों की वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा। लेकिन
होता क्या है, निश्चित आवृत्तियों की वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही क्या करता है, उत्सर्जित करता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक ने कहा सभी संभव आवृत्तियों की वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा, लेकिन दूसरे में क्या लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, सिर्फ निश्चित आवृत्तियों की ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा, तभी ये क्लियर होगा। क्लियर, समझ में आया। तो ये अपोजिट हुआ ना, समझ में आ गया, इसीलिए रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। थ्योरी समझ में आया, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स बस को लिखना रहेगा। एक बार और देखना तब समझ में आ जाएगा।